नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुदर्शन न्यूज़ के सीनियर एंकर शुभम त्रिपाठी जी। शुभम त्रिपाठी जी यूँ तो आज के समय में एक ब्रांड बन चुके हैं और इनको देखने वाला दर्शक दीर्घा भी एक इंडिविजुअल ही है। पर आज हम इनके साथ आए हैं एक फुर्सत की बात करने। फुर्सत की बात कुछ अलग अंदाज में होगी। आज बहुत खुशनुमा माहौल है और बहुत ही एक हरा भरा प्राकृतिक अनुभव आपको होगा। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। बिल्कुल। दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप सभी के सामने एक मौका जो ने दिया है अपनी बात कहने का। वैसे तो बाकियों से पूछने का एक अनुभव रहा है, बाकियों से सवाल पूछने का एक अनुभव है, लेकिन पहली बार रहेगा कि उत्तर किसी को दूंगा। चलते हैं जी। बिल्कुल, ये एक अलौकिक अनुभव यहाँ पर रहता है बैठने। ये सारे पेड़ आपके बाबा जी के द्वारा ही लगाए गए? नहीं, बाबा जी के द्वारा लगाए हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग थे, कर्मचारी थे, शिक्षक थे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, मतलब हर व्यक्ति जो यहाँ का एक हमारा परिवार रहा है, उन सभी लोगों ने इस विद्यालय को, इस परिवार को तैयार किया। और आज आसपास के इलाके के बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए और अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। आइए बैठते हैं। तो आ गए हम आपके इस संस्थान में। बड़ा खुशनुमा माहौल है। काफी सारे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं आपने। आपका नाम शुभम त्रिपाठी है। नाम का क्या मतलब है आपका? शुभम, जाहिर सी बात है, मेरे नाम से ही पता चल रहा है कि जब चीज़ें एकदम शुभ हों तो शुभम। आपके जीवन का जब अच्छा समय शुरू हो जाता है तो शुभम। तो पहले तो मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब चीज़ें जब से समझने लगे हैं, तो जब से चीज़ें ठीक होने लगी हैं जीवन की, तो नाम का मतलब भी पता चल गया। जब सब चारों तरफ शुभम, शुभ ही शुभ हो तो शुभम। अच्छा, आपके पिताजी भी काफ़ी छोटी उम्र पे गुजर गए थे। हाँ, उस वक्त शायद आप 11-12 साल के रहे होंगे। तो क्या कुछ वो हादसा था, वो किस्सा सुनना चाहूँगा, उनका थोड़ा सा जानना चाहूँगा। क्योंकि कहते हैं उनकी एक छवि आप में दिखती है और जाहिर सी बात है, लेकिन आपका साथ ज़्यादा नहीं रह पाया। क्योंकि देखिए, मैं एक्चुअली मेरी फैमिली का थोड़ा सा, मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिता की मृत्यु मैं कम आयु का था तभी हो गई थी। मैं 11 वर्ष मेरी उम्र होगी शायद उस वक्त, लगभग 11 से 12 इस वक्त। तो पहले तो मैं जब 1 वर्ष का था तो उनकी एक दुर्घटना की वजह से उनकी ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी, छत से गिरने की वजह से। तो उसके बाद जो है वो ब्रेन हेमरेज का कारण वही क्लॉटिंग बनी उनका, तो उनकी मृत्यु हो गई। मैं काफ़ी छोटा था, चीज़ें घर की बिगड़ गई, और उनकी मृत्यु से ज़्यादा मुझे उनका दुख इस वजह से, हर पिता का जाने का तो दुख होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत कम वक्त स्पेंड किया, बहुत कम समय उनके साथ बिताया। तो मुझे अपने बाबा से ज़्यादा मैं करीबी रहा हूँ, चाहे सामाजिक जीवन की चीज़ें सीखना हो या फिर राजनैतिक हो, इंग्लिश बोलनी हो, अच्छी इंग्लिश बोलनी हो, या फिर जो है जो भी रणनीतिक कौशल की बात हो, कॉलेज की चीज़ें समझना, बाहर की चीज़ें समझना, तो वो सब उन्होंने सिखाया, बोलना सिखाया। और फिर उनकी मृत्यु हो गई, 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद मैं बहुत टूट गया था, बहुत ज़्यादा टूट गया था। और फिर वहाँ से उबरना मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त रहा। आपके पिता के कोई एक अच्छी याद जो अभी तक आपको याद आती हो? पिता के साथ मेरा कभी ऐसा वक्त नहीं गुजरा है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो, मतलब कभी भी। इवन मुझे बस एक छोटी सी याद है कि काऊ मीन्स गाय उन्होंने मुझे सिखाया था, बस। इसके अलावा कोई ना मेरी बात, मतलब इस तरीके, क्योंकि वो जब भी ठीक भी हो गए तो उनके बाद पूरी तरीके से बेड पे ही रहे। वो एक तरीके से जो पैरालिसिस टाइप का रहता है, वो उस तरीके की उनकी रही। बड़ा दुख भरी वो चीज़ें रही हैं। माता जी ने बहुत संघर्ष किया उस वक्त जो है, और अंततः वो हमको छोड़कर चले गए थे। तो कोई ऐसी याद नहीं रही है, मतलब कभी कम्युनिकेट उनसे हो ही नहीं पाया, कभी उनकी पूरी तरीके से वो ठीक रहे हों। और
सोचते हैं कभी अब इस बारे में, तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही कुछ आप हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? कभी कभी देखिए लगता है, जब अकेले में आप बैठो, बाकियों को आप देखो, बाकियों को एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट रहता है उनके पिता का, कि आप घर पे एटलीस्ट कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम वो घर पर तो रहेंगे ना, घर पर घर की चीज़ें तो संभाल सकते हैं ना। तो ये वो मेरे साथ ऐसे था कि मैं घर से बाहर भी हूँ तो मेरा मन और ध्यान ज़्यादातर घर पे रहता था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके किसी न किसी अभिभावक का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वक्त मेरी माँ ही और मेरी दादी ने बहुत संघर्ष उस वक्त किया, और वही मेरे लिए एक तरीके से मेरी माँ ही मेरा पिता का जो रोल उन्होंने अदा किया है। बाकी तो जो भी आपको निभाने के लिए, जिस रोल का अभिनय करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे दुखी होकर करें या फिर हंस के खेलते हुए करें। ईश्वर को दोष देते कभी इन सब बारे में? नहीं, ईश्वर, ये नियति होती है, ईश्वर का क्या इसमें रोल है, मुझे नहीं लगता कुछ। एकदम। ये एक आपकी शॉर्ट की समरी जानना चाहूँगा आपके बचपन की, क्या कुछ रही? संक्षिप्त अगर विवरण हम आपको बताएं तो आर्थिक रूप से कभी कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। जो जिस चीज़ पे हाथ कर दिया वो चीज़ मिली, बचपन से लेके आज तक का वो रहा है। लेकिन मानसिक रूप से बड़ा दिक्कतें रहीं। जब आपके साथ आपके पिता नहीं होते हैं, जब आपके साथ आपके बाबा नहीं होते हैं, घर में कोई ऐसा अभिभावक नहीं होता है जो कोई आपको कोई राह दिखाए, कोई चीज़ बात बताए, आपको अपने संबंधियों पर ही, जाहिर सी बात है, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे चाहे फूफा जी रहे हों, मेरी बुआ हैं, एक्चुअली मेरे बाबा जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। एक मेरे ताऊ थे, पिताजी से जो बड़े थे, उनका भी देहांत हो गया था, एक्सीडेंट हुआ पहले, उसके बाद उनका देहांत हो गया। फिर पिताजी के साथ हादसा हुआ। फिर मेरे जो चाचा हैं वो भी हैं, लेकिन वो दिव्यांग हैं, वो भी मतलब उनका भी एक्सीडेंट ही हुआ था। वो यहाँ पास में एक गांव है, वहाँ से वो वापस आ रहे थे, भागवत एक कार्यक्रम था वहाँ से, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने भी मतलब पूरी तरीके से वो चलने में असमर्थ हो गए। बाकी सिर्फ विवाह मेरे पिता का ही हुआ था, तो मैं ही हूँ परिवार में जो कुछ हूँ, मतलब दूसरी पीढ़ी बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आपको व्यावसायिक रूप से यहाँ के अलावा आप जलालाबाद का जो स्टेशन है उसका ठेका भी था, टिकट बांटने वगैरह का। बाकी उस वक्त में हमारे यहाँ VCR से लेके वीडियो कैसेट का पूरा वो व्यापार था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मानसिक कष्ट होता है तो फिर आर्थिक चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब पैसे को कितना क्या करेंगे आप, पैसे को, हर चीज़ पैसा नहीं होता है ना, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ पैसा होता है। जब आपके पास पैसे होंगे, आपके पास आर्थिक रूप से सक्षमता होगी ना, तो बहुत सारे लोग, मतलब जिनको आप जानते भी ना होंगे, वो भी आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे। और बाकी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनके परिवारों को देखता है या उनके सामने जो हमारी जैसी मानसिक परिस्थितियाँ जिनकी ख़राब हुई, तो उनको हमने देखा कि अगर वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं तो कोई उनका समर्थन करने वाला नहीं आ रहा, ना उनको कोई सांत्वना देने आ रहा, ना कोई समझाने वाला। आपका भाई बहन है कोई बड़ा? कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ अपने घर में। आप अकेले हैं? अकेले, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सारा ईश्वर ने आपके ऊपर क्या कुछ रहा होगा जो इतना सारा संघर्ष करने का मौका दिया आपको, और चीज़ें रहीं। तो ये आपके एक बचपन की समरी थी। काफ़ी, मैं जितना जज कर, छोटा सा पार्ट था। हाँ, छोटा सा पार्ट था। मैं जितना अगर जज कर पाऊँ तो ये एक संघर्ष का दौर। मैंने देखिए, एक छोटी उम्र में शायद कोई इतना चीज़ें देख पाता होगा। मैंने अस्पतालों के चक्कर ज़्यादा लगाए हैं, मैंने चीज़ें ज़्यादा समझी हैं पास से। लोग टूर पर जाते थे घूमने इधर उधर, मैं अस्पतालों में जाता था अपने, कभी पिताजी, कभी चाचा या कभी बाबा। तो वो चीज़ें रही हैं हमेशा। तो ठीक हुई समय के साथ सारी चीज़ें, लेकिन उनको खोने का दर्द तो रहता है ना हमेशा, कभी भी जब तक जीवन में रहेंगे तो वो तो दर्द रहेगा, उसको कोई नहीं मिट सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर रुक जाओ, आप मूव ऑन करिए। मैंने मूव ऑन किया, आपने उस चीज़ को, मैंने स्वीकार किया उस चीज़ को। और मैं हनुमान जी में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं देख रहा था आपने कॉलेज के बाहर ये मंदिर आप देखें, ये बेसिकली ये बहुत पुराना मंदिर है और किसी का व्यक्तिगत मतलब पीठ भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। और यहाँ पर मैं चाहूँगा आप वहाँ पर उनके दर्शन करिएगा।
जी। तो यहाँ पर वार्षिक रूप से एक कार्यक्रम होता है, हम लोग उसको आयोजित करते हैं। मैं कहीं भी हूँ, मैं मतलब साल में वहाँ ज़रूर आता हूँ, कितना भी व्यस्त हूँ कुछ भी हूँ, वो वक्त उस टाइम में निकाल के ज़रूर आता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इनको मानता हूँ, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और हमेशा मेरे सारे कामों को पूरा भी करते हैं। तो ये थी आपकी अभी तक कन्नौज की समरी। अब इससे अभी ये सिर्फ एक मेरे गांव तक की छोटा सा और- पार्ट था ये। हाँ पार्ट था। कन्नौज का छोटा सा एक अनुभव अलग भी रहा है। कन्नौज का कुछ अनुभव भी जानना चाहूँगा। इसको कैसे देखते उस समय जब आप यहाँ पे रहे हैं? उस समय का छोटी उम्र थी, कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन राजनैतिक रूप से मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कन्नौज के अंदर, वो मुझे भले ही ना जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी व्यक्तिगत रूप से जिसकी राजनीति को मैं ना जानता हूँ। क्योंकि मैं किसी से बात करने की अपेक्षा मेरी उम्र के मेरे मित्र कम हैं। मेरी उम्र से बड़े लोग, गांव के मुखिया जी, क्षेत्र के मुखिया, विधायक हों या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मैं ना बैठता हूं और उनका सानिध्य मुझे ना मिला हो। खुद इस लगातार 15 वर्ष से जो कन्नौज के विधायक हैं वो भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं, तो सबका सानिध्य मिलता रहा, सबका प्रेम मिलता रहा। राजनीति से बड़ा प्रेम था मुझे लग रहा है। शुरू से मन था राजनीति में जाने का, लेकिन फिर देखा कि क्षेत्र की राजनीति बड़ा गंदी है, बहुत गंदी है, और ये जिंदाबाद और सेल्फी ये सब मुझसे नहीं हो सकता कभी। ये एक कन्नौज का था। हाँ, एक कन्नौज का था। बाकी सबसे मैं हर दल में हर दल की अपनी विचारधारा है, हर दल से मैंने सीखा है कौन क्या करता है। आने वाले वक्त में और सीखूंगा अगर भगवान ने मौका दिया। तो ये एक कन्नौज तक की आपकी समरी थी, यहाँ रहे आप। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आपके आगे, जब आप पहुँचते हैं कानपुर। कानपुर में कैसा क्या रहा? कानपुर जाने से पहले मतलब उस वक्त बाबा का निधन हुआ था। मैं चाहता हूँ कानपुर की समरी आप थोड़ा सा चलते चलते बताएं, इसको मैं देखूं भी क्या आपका ये रहा है कॉलेज का। बिल्कुल। कॉलेज भी देखना चाहता हूँ, साथ ही ये भी। हाँ बिल्कुल, अभी तो सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन जितना तो कानपुर की कुछ PSIT में फिर आपने बीटेक किया। बीटेक तक पहुंचने से पहले यहाँ पहले मैंने UPTU 12th के बाद UPTU के लिए मैंने अप्लाई किया जी, और UPTU मैंने क्वालिफाई किया। रैंक एवरेज रैंक रही, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब नहीं थी। PSIT टॉप इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब जो है उत्तर प्रदेश का, अभी भी है। अभी भी है जी, और सबसे महंगी फ़ीस है, सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ का PSIT का। जी, लेकिन जब आपका मन कहीं और हो, भेजा कहीं और जा रहा हो, तो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा हो, UPTU क्वालिफाई कर दिया, PSIT पहुंच गए जी, लेकिन वहाँ पूरी तरीके से मन नहीं लगा। मतलब करना, हालांकि मैं साइंस स्ट्रीम का ही रहा हमेशा, जी, लेकिन मन था कुछ बोलने का, कुछ गाने का, कुछ करने का, कुछ सीखने का, कुछ अलग दिखने का। इंजीनियर की तरह इंजीनियर बन के 8 घंटे की 9 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी थी, करना था कुछ ऐसा कि लोग जाने, कुछ बात हो। अच्छा, बीटेक भी जाने का प्रेशर था घर से, फैमिली प्रेशर था? नहीं, फैमिली प्रेशर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस वक्त एक माहौल बना दिया गया था ना कि इंजीनियर बहुत कुछ होता है। रिलेटिव्स ने कुछ ने सजेस्ट किया और उसके बाद चीज़ें शुरू हो गई थी, तो उधर पहुँचे फिर। अच्छा, माँ का भी इसमें रहा? माँ ने बोला कभी कि बीटेक ही करो, इंजीनियर बनो? क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर, इंजीनियर हर एक फैमिली की ज़बान पे अगर हम बात करें तो अभी भी टाइम में 70% जो फैमिलीज होती हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें रटी होती हैं। हाँ, तो ये ऐसा हो सकता है कि इतनी मतलब एक जानकारी का अभाव रहता हो, थोड़ा सा जागरूकता की कमी होती है। कोई मास कम्युनिकेशन कौन जानता था? कोई नहीं जानता था क्या होता है मास कम्युनिकेशन, किस बारे में, कौन सा कोर्स होता है, क्या इसमें होता है। तो एक जागरूकता की कमी रहती है शायद, तो उस वक्त भी रही। हालांकि सब चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, जी, लेकिन मैंने मूव ऑन किया। और उसके बाद हाँ से वहाँ से मैं इंजीनियर हूँ, और उसके बाद फिर मैंने मास कम्युनिकेशन में पहुँचा।
वो फिर आप लखनऊ चले गए थे। मैं लखनऊ चला गया। कानपुर में आपको उस समय और आज के समय में मतलब कानपुर की क्या क्या खूबियाँ रही आपने उतने दिनों में जज की हूँ? 3 साल रहे कानपुर में मैं शुरुआत तो वहीं कैंपस में ही रहा जी। हॉस्टल में। तो वहाँ पूरा अपने जो 3 इडियट्स देखिए ना, वो सेम रहता है वहाँ पे। एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो माहौल होता है, नया नया जब कोई बंदा पहुँचता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ जी हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की। दोस्त बहुत बनाए थे आपने? हाँ, दोस्त थे वहाँ पर, लेकिन मतलब वो कुछ दोस्त होते हैं ना खुद से बन जाते हैं, कुछ होते हैं कि आवश्यकताएं बनवाती हैं। आवश्यकताएं जिन दोस्तों को बनवाती हैं वो मित्रता सच्ची मित्रता नहीं होती है। बाकी दोस्त मेरे जो शुरुआत के रहे हैं जी, वो ज़्यादा अभी तक मेरे साथ हैं, या फिर जो अब हैं मतलब पढ़ाई के बाद के जो दोस्त हैं वो साथ हैं। उस दौरान के जो मित्र थे हैं आज भी वो साथ हैं, बात उनसे भी होती है जी। लेकिन वहाँ ज़्यादा मित्र मतलब नहीं रह पाए उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ जब जहाँ मन ही नहीं था कुछ करने का तो वो एक अपने आप को था, ज़बरदस्ती चीज़ें थी। हाँ, कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती चीज़ें थी। उसके बाद आप लखनऊ पहुँच गए। उधर मैंने फिर मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर होता है ना, सामाजिक प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, क्या करेगा, क्या करना है, कैसे आगे चीज़ें। इतने अच्छे घर से होके इतनी बड़े फैमिली में, मतलब एक कहा जाता है यहाँ कि हर छोटे सी जगह का मैं एक बड़ी फैमिली का लड़का हूँ कि लड़का बिगड़ गया या फिर इस तरीके की कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करने का मतलब बिगड़ना ही है। बीटेक छोड़ के फिर आप लखनऊ में मास कॉम करने पहुँच गए आप, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी। हाँ, लेकिन उसके बीच का जो दौर था वो बहुत ख़राब था। थोड़ा सा क्या करना है जी, कैसे करना है, तो वो कुछ चीज़ें मतलब इतनी नहीं तय थी कि कैसे होंगी चीज़ें, कुछ जानते ही नहीं थे। आजकल जैसे आप लोग हैं जी, सारी चीज़ें मतलब गूगल उस वक्त भी था लेकिन पता ही नहीं होता था कैसे करना है, क्या चीज़ें बताएंगे। संसाधनों का अभाव कह सकते हैं। संसाधनों का अभाव तो हाँ था, लेकिन गूगल मतलब यूज तब करेंगे ना जब आपके पास फोन होगा। हाँ, उस वक्त तो इंटरनेट 2G नेट होता था। तो 2G नेट जैसे कोई भी काम करना है तो कहीं जो कैफे वगैरह होते थे वहां जाके हम लोग मतलब चाहे प्रिंट आउट निकलवाना हो या कुछ, संसाधन भी जरूरी है तब तो चीजें ठीक हो पाएंगी। तो फिर वो क्या मुश्किल वक्त रहा? थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त यही रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है जी, कैसे होंगी चीज़ें। बाद में सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों से मिला। लोग कहते हैं कि फेसबुक बहुत गलत चीज़ होती है। मेरे लिए फेसबुक मेरी जीवन को बनाने का अभी तक का एक मैं योगदान रहा उसमें, उनका भी। तो फिर लखनऊ में मास कॉम किया, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मज़ा आया होगा आपको। अब आप चाहते थे ना इस जगह पे पहुँचना। हाँ, मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद मुझे फुल सपोर्ट मिला। मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितना मुझे वहाँ पे समर्थन मिला मेरे इंस्टीट्यूट का, मेरे टीचर्स का। चाहे वो मेरी जो आवाज़ आप देख रहे हैं ना कि मेरा उच्चारण बहुत दुरुस्त है जी, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। तो उसमें मेरी एक मैडम थी जो मुझे पढ़ाती थी, बुशरा तोफैल उनका नाम था। तो वो FM रेमो में आरजे थी जी। तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि मैं सोचता कि मैं बड़ा एटीट्यूड टाइप उस तरीके का रहता कि मुझसे अच्छी ना हिंदी है किसी की, ना मुझसे अच्छा कि मैं मतलब एक। तो उन्होंने बताया कि तुम गलत हो। अब मैं गलत हूँ कि गलत हूँ, है ना। तो जब ये चीज़ें जब सीखी, उन्होंने बताया शुभम और शुभम में क्या फ़र्क है। फा फा जा जा ज़मीन होता है, ज़मीन नहीं होता है ना। तो वो सारी चीज़ें जब सीखी तो बोलना जब आ गया जी, अब शब्दकोश मजबूत करना था। हिंदी मेरी बड़ा अच्छी रही जी। हिंदी में मेरी डिक्टेशन थी अच्छा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में। तो वहाँ से फिर मैंने जो है हिंदी अपनी और सुधारी। कई जो कंपटीशंस होते थे, राइटिंग कंपटीशंस वगैरह हुआ जी, उन सब में जो है मेरा हमेशा मुझे अवार्ड मिला। और मतलब चीज़ें अच्छी होती चलेंगी वहाँ से। इस इंस्टीट्यूट में इतना सपोर्ट मिला, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे सिंगिंग रहा हो, चाहे कविताएं लिखना हो। गाना भी गा लेते हैं? बहुत अच्छा गाते हैं हम। सुनाएंगे 2 लाइनें? क्या सुनाएंगे?
जो आप सुना पाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वाकई में बहुत बेशुमार आवाज़ है आपकी। आवाज़ तो है जिसकी आप खुद ही तारीफ करते हैं। माँ कह सकते, कुछ लोग उसको एटीट्यूड देखते, कुछ कहते घमंडी हो, लेकिन मैंने कभी पता किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बदौलत हूँ। मैंने अगर किसी के सामने हाथ भी जोड़े होंगे ना तो वो अपने लिए जोड़े होंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे और ज़्यादा पसंद करें, ताकि उन लोगों पर मैं हावी हो सकूं। और जो नापसंद करते हैं वो और ज़्यादा नापसंद करें। उनका मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है क्या है, अगर वो मेरी फ़ोटो जैसे एडिट करते ट्विटर पे, उन्होंने कुत्ते के साथ फ़ोटो लगा दी, मैं देखता हूँ उन सब चीज़ों को, सारी एक एक नोटिफिकेशंस, या फिर कोई और अभद्र तस्वीर लगा दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर वक्त ज़ाया करूं अपना। मैं अपना वक्त कभी ख़राब नहीं करता हूं उस पर। अच्छा, हम लखनऊ पे थे। लखनऊ में जब आपको अपना माहौल मिल गया होगा, आपके वहाँ तो काफ़ी सारे दोस्त अपनेपन से बनाए होंगे आपने, फर्जी वाले दोस्त नहीं बनाए होंगे ना कानपुर की तरह। हाँ ना, दोस्त कोई फर्जी नहीं होता, लेकिन लखनऊ एक अलग शहर है। लखनऊ मतलब दुनिया का सबसे अच्छा शहर। जब जितनी जगह मैं गया हूँ, जिन शहरों में मैं गया हूँ, उनका सबसे अच्छा शहर मुझे अभी तक का लखनऊ लगा है। चाहे पुराने लखनऊ की हम बात करें, और एक संघर्ष का वक्त गुजरा है वहाँ पर। कॉलेज बस से जब जाते थे तो मेरे फूफा जी मुझे छोड़ने जाते थे, बस जब आती थी सुबह। तो एक मुझे लगता था यार कि इतना संघर्ष मेरे रिलेटिव्स कर रहे हैं। मेरे बुआ जी मुझे सुबह उठ के खाना बनाना हो, वहीं रहते थे आप? मैं बुआ के पास रहता था अपने जी। तो इतना संघर्ष अगर वो लोग कर रहे हैं तो मुझे कुछ तो यार करना चाहिए ना। आज मुझे लोग जाने या कुछ भी चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हुई तो इसके पीछे क्रेडिट मैं उन्हीं सभी लोगों को दूंगा। मेरी बुआ, मेरे फूफा जी, मेरी माता, मेरी मामा लोग, मेरी दादी, ये सभी लोग, मेरे टीचर्स जी, सबके संघर्ष से मुझे आगे बढ़ने में चीज़ें ठीक हुई। और दोस्तों के साथ क्या कुछ खुशनुमा पल रहे? क्या कुछ आप? बहुत सारे दोस्त रहे, लड़के लड़कियां सभी दोस्त रहे वहाँ। कुछ अच्छा सा एक बताएं दोस्तों के साथ, कभी आपने ऐसी चीज़ें की हो जो याद रह गई हो आपको? और शरारतें शैतानियाँ बहुत कुछ करते हैं, और कॉलेज लाइफ तो फिर अलग ही बात है। कॉलेज देखिए, मैंने कॉलेज लाइफ वहीं जी है ज़्यादा। जी। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ का खाना जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है। बाकी वहाँ पे मैं अपने कॉलेज से बाहर जो टपरी होती है ना, जहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती थी जी, तो वहाँ समोसे खाते थे हम बहुत ज़्यादा। छोले समोसे मुझे बहुत प्रिय थे वहाँ पे। और आसपास की दुकानों पे हम जाते थे, चाहे क्लास छोड़ के जाना हो, लड़कियों के साथ जाना हो, या फिर मैं बड़ा अलग टाइप का था। शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी चीज़ें। मैं हमेशा अपने कॉलेज में, मेरी क्लास हो या सब में विरला रहा हूँ। चाहे वो अपने असाइनमेंट सबमिट करना ना हो, या फिर दूसरी लड़कियों से अपने काम करवाने हो, या फिर किसी न किसी तरीके से मेरा सारा काम अच्छा होता है। मेरी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव थी। चाहे वो कुछ लोगों का मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो चाहे यशार्थ मंजुल सर हो, वो भी कई मीडिया संस्थानों में भी वो रहे, आज भी संपादक हैं एक बड़े संस्थान में। डॉक्टर रितेश चौधरी, बुशरा मैम, फातिमा किरमानी मैम, डॉक्टर शिरीन अब्बास, डॉक्टर चंद्र महादेव अय्यर, ये सब लोग मतलब वो टाइम्स ऑफ इंडिया में 40-40 साल जिन्होंने काम किया, इतने बड़े बड़े लोग, उनके साथ प्रेस क्लब वगैरह जाना। डॉक्टर शिरीन अब्बास वर्ल्ड के कितने सारे देशों में उनका मतलब जाते थे वो लोग, उनकी अपनी एक स्टडी रही, फिल्म अप्रिशिएशन पढ़ाते थे वो जी। हर वीक में फिल्म दिखाना हो। मिलते हैं अभी, कभी बात होती है उनसे? कभी जाना नहीं हो पाया। यशार्थ सर तो नोएडा में हैं, बुलाया कई बार, कभी समय नहीं मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाए किसी से। एक शख्स का मैं नाम भूल गया। देखो, लोग मेरे ऊपर सांप्रदायिक होने के आरोप रखते हैं। जितने नाम मैंने गिनाया उसमें से 90% लोग मुस्लिम थे जी। एक नाम मैं भूल गया, यूनुस सर, मतलब वो लाइब्रेरियन थे चूँकि हमारे यहाँ, तो जितना भी गजब के वीडियो एडिटर थे। नरेंद्र मोदी की रैली हुई उस दौरान,
जी। लखनऊ के अंदर रमाबाई अंबेडकर मैदान था। हम लोगों के पास मीडिया के पासेस नहीं थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी किसी तरीके से, और मैं मीडिया से भी सबसे आगे था, मतलब इस तरह। और उनका कैमरा से लेके माइक से लेके सब मेरे कॉलेज ने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ भेजा। इतने सारे स्टूडेंट्स में जो मेरी क्लास के थे, मुझे ही क्यों मौका मिला, ये मैं सोचता हूँ कि सिर्फ मुझे ही मौका मिलना। बाइक से अपनी लेके जाना, कवर करना। समाजवादी रजत जयंती समारोह हुआ था, इतने सारे लीडर्स समाजवादी पार्टी के वहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क में इकट्ठे होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा से लेके मतलब बड़े बड़े नेता, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, और मतलब जितने समाजवादी नेता थे, चौधरी अजीत सिंह से लेके सब। तो इन सब से मतलब जो वहाँ पर वो कवरेज करना हो, या फिर बाराबंकी में वो देवा शरीफ का एक जो वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ की कवरेज हो, जो रूरल इंडिया की, वो सब यूनुस सर की वजह से हुई। और उनका भी एक बड़ा हाथ रहा, बड़ा अनुभव रहा, बड़ा हाथ रहा। और सारी चीज़ें मुझे वो एक हम कह सकते हैं हमको ही करने को क्यों मिल रही थी चीज़ें, ये मैं सोचता हूँ कि गॉड मुझे हमेशा जो है, चाहे शान का इंटरव्यू करना हो बॉलीवुड सिंगर का, मतलब मुझे मेरे कॉलेज ने इतना दिया जो कभी भी मैं चाहूँ वापस कर सकूँ, तो मैं ऐसे वापस नहीं कर सकता हूँ। मैं कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने फ्रेंड सर्किल में हुई हो, कभी डिस्क्लोज ना की हो, कभी पता ही ना हो, कुछ चीज़ें जग जाहिर ना की हो? बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या हुआ था कि वो वहाँ एक NGO था मेरे इंस्टीट्यूट का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे आते थे, मतलब रूरल एरियाज़ के, ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़ने के लिए। तो उनके यहाँ कई जगह आर्थिक समस्याएं रहती थी। तो अपने दोस्तों के साथ मिलके, मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ मिलके मतलब हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, फिर उनको मदद की, उनकी फैमिलीज़ की मदद की। तो उसको हमने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया किसी से आज तक। जो है पहली बार जो है तुमसे मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं नाम अभी भी नहीं लूँगा उनका किसी का। तो और बाकी बड़ा मस्ती की, बहुत सारी मस्ती हो, चाहे वो रेड एफएम से लेके जितने भी FM के शोज रहते थे, LGBT जैसे मुद्दों पर डिस्कशन किया, मतलब हमने जिन पे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनकी परेड को हमने LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन सभी लोगों पर जिन पे लोग बात नहीं करते हैं, उनकी परेड को कवर करना रहा हो, या फिर कॉलेज की तरफ से गए थे आप? कॉलेज ने सपोर्ट नहीं किया था। लखनऊ में कितने साल रहे आप? देखो, लखनऊ में पत्रकारिता की जितनी पढ़ाई रही है जी, उस दौरान तो रेगुलर रहा। बाकी मैं बहुत रहा हूँ लखनऊ, मेरी बुआ जी रही है ना, तो वहाँ मैं आता जाता रहता था, ज़्यादा वक्त गुजारा है। क्योंकि यहाँ तो मैं दूरदर्शन देखता था, वहाँ कार्टून नेटवर्क देखने को मिल जाता था, तो वहाँ जाते थे, क्योंकि यहाँ तो केबल थी नहीं ना, यहाँ आता नहीं था। तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता था कि ज़्यादा जा सकूँ, तो मुझे बॉब द बिल्डर देखने को मिल जाए। अच्छा, तो लखनऊ का भी एक अपना शानदार अनुभव। हाँ, वहाँ का जो मक्खन एक जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है, वहीं मिलता है चौक एरिया में। अभी नोएडा में ही हैं आप? हाँ, अभी फिलहाल नोएडा का क्या शानदार अनुभव है? नोएडा के बारे में, कैसा शहर है नोएडा? नोएडा औद्योगिक शहर है, बहुत सारे लोगों को नोएडा का नाम नहीं पता होता है। नोएडा का एक अपना नाम भी है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। ओखला क्षेत्र को जो नया नवीनीकरण कर दिया गया, उसको न्यू ओखला बोल दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा बेसिकली रिहायशी एरिया है, जहाँ पर लोग रहते हैं। नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ भी लोग रहने लगे हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज़ हैं। वैसे अच्छा शहर है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है, रोटी देता है। तो जहाँ पर रोज़गार और रोटी मिले लोगों को, तो अच्छी जगह होगी। घूमने के उद्देश्य से अच्छी है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है वहाँ पर, बाकी मॉल्स वगैरह हैं। और मित्रों के साथ चाहे नाइट आउट रहा हो, घूमना रहा हो, कमरे पर वापस आके डिस्कशन रहा हो लंबे लंबे, जिन रूममेट्स के साथ मैं रहता हूँ, यहाँ के भी कन्नौज के ही हैं कुछ लोग जो हैं, तो रात भर एक उनके साथ एक ये रहता है कि हम अपने घर के विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत हमारी है, कभी उसके चुनाव पर डिस्कशन करना हो या किसी अन्य विषय पर, तो वो भी सब होता रहता है वहाँ। अच्छा, नोएडा में जब आपको स्टूडियो से देखते हैं तमाम काफ़ी सारे लोग, और आज जब आपका ये अल्हड़ रूप देखेंगे, हाँ, तो एक अलग ही उनका भी अनुभव रहेगा।
ऐसा रूप दिखाते हैं आप कभी? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए यहाँ सोशल जब मीडिया पे भी आपके मैंने फोटोज देखी, ऐसा रूप तो नहीं देखा। और मैं जब आया था तो आपके बारे में एक अलग ही धारणा बना करके आया था कि आप बैठे होंगे कुर्ता पजामा पहन के, सूट कुर्ता इस तरह से, क्योंकि मैं आपको टीवी पे ऐसे ही देखता रहता हूँ। तो और जब मैं आया तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया आपको। तो जब मुझे आपने बताया, मुझे लोगों ने बताया अरे यही है, तब मुझे तो आपका एक ये भी एक अलग ही रहा, मतलब अपना कन्नौज आकर के ये चेंज हो जाता है क्या सारा सीन? मैं देखिए बेसिकली एंकर्स के बारे में लोगों की एक धारणा होती है कि ग्लैमर और हमेशा सूट बूट या उस तरीके के कैसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब एक अलग अपना धारणा बना के रखी है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग भी जाहिर सी बात है इंसान ही है जी। कुछ लोगों के अंदर जो है एटीट्यूड रहता है, कुछ का पॉजिटिव रहता है, कुछ का नेगेटिव रहता है। और मैं अपने गाँव से हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ, मतलब यहाँ भी आप लोगों से बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम मतलब हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहे हैं, लोगों से बात कर, मतलब यहाँ आने के बाद हम वहाँ की ज़िंदगी वहीं भूल कर आते हैं, वहीं छोड़ कर आते हैं जी। और यहाँ आने के बाद यहीं बस जाते हैं। कोई वो सूट बूट और वो सारी चीज़ें वहीं तक सीमित रहती हैं। गाँव में आने के बाद अपना वही देशी अंदाज़ रहता है हमेशा। ये मैंने आपके कुछ खास लोगों से आपके बारे में बात भी की है। ये आपके भाई हैं अंकित अवस्थी, एयरफोर्स में है ये। देखिए इन्होंने आपके लिए क्या कहा है। मैं शुभम का बड़ा भाई, वैसे तो बचपन की बहुत सी यादें हैं बताने को, फिर चाहे वो गांव में क्रिकेट खेलना हो या घर के आंगन में पानी भर के मगरमच्छ मछली का खेल हो। अच्छी बात यह है कि छोटे से इसको पॉलिटिक्स की काफ़ी जानकारी भी थी और इंटरेस्ट भी काफ़ी था उसमें, तो आज उसी एरिया में आगे बढ़ रहा है। अच्छा लगता है देख के जब छोटा भाई आपका उस जगह पे हो जहाँ पे बड़े बड़े लोग उसको जानते हों। छोटे से कहता था कि भैया देखना बड़े हो कि हमको ऐसा कुछ करेंगे कि सभी जानेंगे, बड़े बड़े लोग आके पूछेंगे, बात करेंगे, तो आज वैसा हो रहा है। अच्छा है, छोटे से ही काफ़ी कलाकार प्रवृत्ति के थे और कलाकारी आज दर्शा रहे हैं। धन्यवाद। ये मेरे मामा जी के बेटे हैं और इनके साथ तो मेरा बचपन बीता है जी। बचपन का एक अलग यादें रही हैं, बचपन का एक अलग अंदाज़ रहा है, चाहे गांव में वहाँ मामा के यहाँ जाके घूमना फिरना हो जी, चाहे वो तो एक अलग ही रहा है। बाकी जो उन्होंने बताया है वो सब कुछ सच है और एक अलग प्रेरणा मिली है। छोटी सी उम्र में उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और उसके बाद वो आज एयरफोर्स में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा करने का एक दूसरा स्वरूप मुझे भी मिला है, मैं भी कर रहा हूँ अपने अंदाज से। बाकी उन सबसे प्रेरणा मिली है और हमेशा वक्त वक्त पर उनका आशीर्वाद भी मिलता है। एक और है, ये भी आपके भाई है उज्जवल पाठक, इनकी शिकायत बहुत है आपसे। ये देखिए इनकी शिकायत क्या है। सबसे बुरी आदत अगर मुझे लगती है तो वो ये है कि फ़ोन जो है उनके हाथ में हमेशा ही बना रहता है कि अगर वो खाना खाएंगे तो भी उनके पास फ़ोन होगा और अपना जो सोशल मीडिया है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो वो मुझे थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी मुझे यही लगता है कि आप इतना ज़्यादा मत लो, मतलब इतना थोड़ा बहुत जो समय वो खुद को भी दीजिए। आप अपनी जो दिनचर्या है वो आप सही से करिए। अगर आप नहाने भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं 2 मिनट फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ। मैं बोलता रहता हूँ भैया कि आप एक काम करिए, आप जो काम करने जा रहे हैं वो पहले कर लीजिए, फिर उसके लिए जो सोशल मीडिया है और भी जो चीज़ें हैं उनके लिए थोड़ा वो जो वक्त है वो सेपरेट रखिए। लेकिन वो भैया की ये आदत मुझे बुरी लगती है, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी जल्दी इस पर सुधार करें। हाँ, इनकी शिकायत है कि मैं मोबाइल ज़्यादा चलाता हूँ। मैं मोबाइल से मतलब ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ क्योंकि मैं अपडेट रहूँ। अपने ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है, क्योंकि मैं यहाँ की अपेक्षा जो फॉरेन मीडिया की भी चीज़ें देखता हूँ, वेबसाइट्स खंगालता रहता हूँ, डेटा वगैरह है उनसे, और अब मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपने गाँव से जुड़ा रहूँ, अपने लोगों से जुड़ा रहूँ, अपने भाइयों से जुड़ा रहूँ। लेकिन तो इनकी जो इनकी व्यक्तिगत ये शिकायत इस वजह से क्योंकि वो मेरे साथ रहता है और छोटा है और इसका शोषण भी होता है कई तरीक़ों से, चाहे वो मजाक में इसको पीटना हो या फिर इनकी एक शिकायत और थी, ये इन्होंने वीडियो पे नहीं कहा। बोले इनको अगर मैच खेलना हो तो बल्ला पहले चाहिए इनको। ये कौन सी बात ये हुई? तो मेरे गांव के किसी भी से आप बात कर दोगे तो वो यही बोलेगा कि बैटिंग करना मुझे अच्छा, क्योंकि मुझे बॉलिंग आती नहीं जी, बॉलिंग में कर नहीं पाता हूँ। बाकी मैच खेलने का एक शौक, बहुत अच्छा खिलाड़ी भी नहीं हूँ जी, फिर भी बल्ला पहले पकड़ेंगे। हाँ, वो हमेशा रहा, किसी से भी आप बात कर लोगे तो वो यही बोलेगा जी। बाकी कभी मिलती बैटिंग, कभी नहीं भी मिलती। अच्छा, फिलहाल आप जिस संस्थान में हैं उस संस्थान पर हमेशा से सांप्रदायिक होने के आरोप लगे हैं, एक धर्म की चीज़ें लेकर के चलता है, आपको भी उसी से जोड़ दिया गया है।
हाँ, मेरे बारे में लोग सोच रखते हैं, जैसे कि मेरे गांव में आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लेना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी व्यक्ति का अहित मेरे द्वारा कभी नहीं हो। ना हम किसी से कोशिश करते हैं कि उसका किसी न किसी, अगर मेरे द्वारा कोई काम हो पाता हो, मैं किसी भी काम में उसका सहभागी हो पाऊँ, उसका काम तो मैं करता हूँ, मेरे से अगर हो पाता। बाकी हमारे गांव से बाहर या हमारे जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में नोएडा में ऑफिस है, तो वहाँ पे अगर आरोप लगते हैं कि सांप्रदायिक हूँ मैं, ख़ासकर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, ट्विटर पे लोग गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी फ़ोटो बना देते हैं, तो वो एक अपना अलग है, एक सांप्रदायिक रूप लोगों ने गढ़ रखा है हमारा। लेकिन मैं हूँ नहीं सांप्रदायिक, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर धर्म मजहब को पसंद करता हूँ। लेकिन अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोलता है, मैं उस शख्स को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो। मैं उसकी धज्जियाँ उड़ाने में जितना मैं सक्षम हूँ मैं उड़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जेल की सलाखों के पीछे भी डलवा पाऊँ। बहुत सारे लोगों को पहुँचाया भी है। लेकिन एक आरोप भी लगता है कि आप पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता मैं, कोई एक सिंगल, कोई भी एक मैं तो चैलेंज करता हूँ किसी भी व्यक्ति को। मैं आपका ट्विटर खंगाल रहा था ना, उस पर ये सारी चीज़ें मुझे मिली। आपके ट्विटर अकाउंट की मास रिपोर्टिंग भी हुई। मेरे ट्विटर की मास रिपोर्टिंग किस वजह से हुई? मेरे ट्विटर की मास रिपोर्टिंग इस वजह से हुई, अगर मैंने कोई बात बोल दी कि अगर आप कलाम बनोगे तो मैं आपको सर पे बिठाऊंगा, आप कसाब बनोगे तो आपको जूतों की नोक पर रखूंगा। कसाब अगर आतंकवादी था, उसको मैं जूतों पे नोक पे रखने के बाद मैंने कौन सी गलत बोली? अगर इसमें कुछ गलती हो बताओ। उसने हमारे यहाँ लाके लोगों के मासूमों की हत्या की, अच्छा किया क्या? अब्दुल कलाम को, जिन्होंने हमारे देश को परमाणु बम दिया, जिन्होंने हमारे देश को सक्षम बनाया, अगर उनका सम्मान करने की मैं बात कर रहा हूँ तो गलत है। इसमें आप मास रिपोर्टिंग क्या गला भी काट दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें किस तरह से देखते हैं आप? ये कभी आपके मानसिक इफेक्ट नहीं होते? कभी कभी लगता है कि हाँ बिल्कुल, कि इतने सारे लोग अगर आपको जानते हैं, देश में लोग पसंद भी करते हैं। एक दिन में 1 लाख लोग अगर देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है लोग पसंद करते हैं ना, तभी तो मेरा रीट्वीट करते हैं। आज एक अलग पहचान है, आज सभी लोग कहीं भी जाते हैं तो एक अलग सम्मान मिलता है, तो वो जाहिर सी बात है जब पसंद करते होंगे तभी तो करते हैं ना, नहीं तो नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पसंद करते, वो गालियाँ देते हैं। कम से कम हमारी टाइमलाइन पे आके अपना समय तो खर्च करते हैं, मेरे बारे में कुछ लिखते हैं आके अपना टाइम, तो मेरे अंदर कोई जो पोटेंशियल होगा, कुछ तो बात होगी, तब तो वो आकर बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जी बिल्कुल। और जिसको आप पूरी तरह स्वीकार करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ। आप आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं ना, एक धर्म को लेकर चलते हैं, तो उस तरह से संस्थान के ऊपर कई बार सवाल खड़े होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल क्लियर कर देना। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, अभी कुछ दिन रिसेंटली का ही मुद्दा है ना, चैनल ने प्रमुखता से दिखाया, प्रमुखता से उठाया। पालघर में सौभाग्य से मैं ही था कि उस दौरान किसी भी टीवी चैनल ने, किसी भी मीडिया संस्थान ने उस खबर को ब्रेक तक नहीं किया। अगर ब्रेक किया तो सिंगल टिकर की जो पट्टी चलती है, इसको हम लोग टेक्निकल टिकर बोलते हैं, उसमें एक नॉर्मली चला दी उन्होंने। क्या पालघर के अंदर साधुओं की हत्या कोई नॉर्मल बात थी क्या? लॉकडाउन के अंदर पुलिस के होते हुए किसी साधु को निकाल के हत्या कर देना। उस वक्त शुभम त्रिपाठी अगर बैठ जाते हैं डिबेट करने के लिए 7 बजे शो लेके, तो कौन सा हमने गलत कर दिया? किसी चैनल ने नहीं दिखाया था उससे पहले। सबसे पहले शो करने हम बैठे, मैंने टी राजा जो कि भाजपा के विधायक हैं हैदराबाद से, उनको मैंने जोड़ा। बॉलीवुड की अभिनेत्री पायल रोहतगी हैं, उनको मैंने जोड़ा, और 1-2 और पैनलिस्ट थे, उनको मैंने जोड़ के डिबेट शुरू की। 7 से 8 का शो किया, नेशनल मीडिया की खबर बन गई। सारे बड़े जो टॉप के चैनल्स हैं वो भी उस खबर को दिखाने लगे पूरे दिन। अर्नब गोस्वामी ने तो उसको खबर, वो मुद्दा बना दिया। क्यों उससे पहले नहीं दिखाया है? आपने उसके पहले भी तो दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाया? तब क्यों आप सिंगल टिकर की खबर बना दिया उसको? अर्नब गोस्वामी हीरो बन गए, वो उस लायक हैं, वो बड़े अनुभव है उनका, लेकिन कम से कम उस खबर को तब भी तो दिखाना चाहिए था जब हम दिखा रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो अगर कुछ इसको लेकर अगर हमारे आरोप लगते हैं, मुझे गालियां मिलती हैं, तो मुझे पसंद भी बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल और उठ रहा है। पालघर के साधुओं को हत्या प्रमुखता से दिखाई थी आपने, मगर हत्या की खबर दिखाई थी आपने, उसका न्याय के लिए प्रमुखता से मांग भी करी थी। फांसी मांगी हमने जी। हुआ नहीं, हमने फांसी की मांग की। अब इतनी जल्दी तो यहाँ भारत के अंदर न्याय नहीं हो जाता ना। इसी पे बात कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं आप भारत की न्याय व्यवस्था को? आप चूंकि सो कॉल्ड 4th पिलर हैं। व्यवस्था यहाँ की अच्छी है, लेकिन निर्भया को न्याय मिलने में 7 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाए, और उसके बाद हैदराबाद की एक घटना होती है, उसके अंदर एनकाउंटर तुरंत हो जाता है। ये मैं अपना व्यू नहीं बताऊंगा, पब्लिक का व्यू आप बताओगे, कौन किस पे खुश था, बताइए आप।
नहीं बिल्कुल आपकी बात दूसरे पे, लेकिन उस पे हम आप अपने हाथ में हथियार थोड़े ना उठा लेंगे। वो भले ही वहां पर जाके उनकी हत्या उनको मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है उनका, तो उसमें एक पब्लिक जरूर खुश हुई, लेकिन हथियार उठाना या गोलियां चलाना किसी भी उसका हम कह सकते हैं पूरी तरीके से न्याय मिलना नहीं है। न्याय आप उस तरीके से दीजिए जिस तरीके से निर्भया के आरोपियों को मिला, पल पल हर रात दिन रात तड़पिए, और वही न्याय सबसे अच्छा है। लेकिन अब सीधे सीधे देखिए भारत के अंदर अब सीधे सीधे न्याय व्यवस्था को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आप सीधे सीधे कोई भी महिला किसी भी पुरुष पर जाकर आरोप लगा दे कि इन्होंने मेरा बलात्कार किया है, और उसके बाद अगले ही दिन फांसी दे दी जाए और चौथे दिन निकल कर आए कि इन्होंने तो इनका बलात्कार किया ही नहीं है, तो फिर आप क्या किससे दोष देंगे? न्यायालय को दोष देंगे कि इन्होंने विवेचना नहीं की। तो एक भारत के अंदर तो सबसे ज्यादा बलात्कार के फर्जी मामले लगते हैं, भारत के अंदर तो सब 90% दहेज के मामले फर्जी होते हैं। तो उसमें न्याय अगर न्याय में देर लगाती है न्यायालय, तो वो भी कहीं ना कहीं उचित है, क्योंकि अगर कोई बेकसूर है तो उसको न्याय मिल सके कम से कम। न्यायालय पे भी कभी कभी सवाल उठ जाते हैं, ये कितना उचित है? न्यायालय पर सवाल, देखिए राम पर सवाल उठ गए ना, राम से बढ़ के कोई नहीं है ना जी। राम पर सवाल उठ जाते तो न्यायालय फिर क्या है? जिस तरह से आपका संस्थान है और आपके संस्थान हमेशा से मुद्दों से घिरा रहता है, काफ़ी सारी FIRs, तो मुझे लगता है ऐसा शायद ही कोई हफ्ता बीतता हो आपके। हाँ, मेरे ऊपर 7 FIR एक दिन में हुई जी मेरे और उसके बाद मैं तो चैलेंज करता हूँ ना, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ और लाओ 100 FIR एक दिन में करो, अगर मैं गलत हूँ तब ना मुझे सजा मिलेगी। मैं अगर गरीबों की बात उठाता हूँ, किसी मैं ऐसा तो है नहीं कि किसी सिर्फ एक जाति विशेष की बातें उठाता हूँ, मैं तो हर उस भारत के हर एक गांव तक जाने की कोशिश करता हूँ जिसकी आवाज़ दबी रहती है। लेकिन शुभम जी कहते हैं आपकी जो आवाज़, जो आप जिस तरह से बोलते हैं वो स्टूडियो की आवाज़ नहीं है। स्टूडियो में उस सीट पर बैठकर इस तरह से नहीं ये मेरा एक अपना अलग आप व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे मैं करने लग जाता हूँ, मैं गुस्से से भर जाता हूँ अगर वहां पर किसी को मतलब ये उचित नहीं है ना हो, उचित ना हो, ये मेरा अंदाज है ना, जिसे बुरा लगे वो मेरे ऊपर कार्रवाई करवाए। अगर देखिए मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता हूँ जी, अगर वो मेरे देश के खिलाफ, अगर वो मेरे राष्ट्र के खिलाफ, अगर वो मेरे धर्म के खिलाफ कोई भी अगर एक शब्द बुरा बोलेगा तो मैं 10 बोलने की हिम्मत रखता हूं। मैं उसके धर्म को गलत कभी नहीं बोल दूंगा, लेकिन अपने धर्म को गलत साबित होते हुए भी मैं देखना पसंद नहीं करता हूं। ये है, बाकी मेरा कुछ ऐसा नहीं रहा है कभी भी। ये भी कहते हैं आप मुस्लिम स्कॉलर्स को तो टाइम ही नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, बुलाते तक नहीं है। नहीं, ऐसा मेरी कोई ऐसी डिबेट नहीं जिसमें मुस्लिम स्कॉलर ना हो और मुझे बोलने का मौका नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। शमशेर पठान को जिसका आप मैं एक शायद वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, शमशेर पठान जो था, तो वो मैंने उसको एक टिप्पणी ऐसे कर दी थी कि जो AK-47 वारिस पठान जो था, वारिस पठान जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का वो नेता है जी, उसने कहा था कि 15 मिनट में जो है ऐसा बयान कुछ दिया था कि वो पुलिस हटा दो, तो वो तो उनके भाई ने दिया था, और एक और दिया था कि 5 करोड़ हम 25 करोड़ है देख लेंगे जी। तो इस तरीके का कुछ था। और उसके बाद वो शाहरुख पठान जो गन लेके आ गया था, तो मैंने उसको ऐसे जोड़ दिया कि वारिस पठान रोड पर आके भड़काता है और शाहरुख पठान पिस्टल निकाल लेता है और शमशेर पठान यहाँ डिबेट में बैठ कर जज के, तो वो पठान वाला मिक्स करेगा तो ज़्यादा वायरल हो गया था वो। बाकी ऐसा कुछ मैं सबको बोलने देता हूँ, सबको, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उसका हो, धर्म का हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पैनलिस्ट है वो मेरा अतिथि है, अतिथि की देवो भव की परंपरा हम निभाते हैं, लेकिन अगर भाषाई मर्यादा खोते हैं तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा उग्र होना पड़ता है, लेकिन मैं मर्यादा कभी नहीं खोता हूँ। ठीक है, अब आपके व्यक्तिगत पे आता हूँ। अभी आप इस संस्थान में हैं, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, वो जानना चाहता हूँ मैं। पहले तो अपने आप पे जितना मेरी मंजिल नहीं है कि मैं सब कुछ बन गया हूँ, या कि मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे बढ़ सकूँ। बाकी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि कहाँ जाते हैं, क्योंकि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती है। कोशिश करता हूँ मेहनत में अपने किसी भी तरीके की कमी ना रखूँ, ना रहती है। कुछ जो पत्रकारिता में नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताइए, क्या पत्रकारिता में जो भी नए साथी आना चाहते हैं, जो भी नए लोग आना चाहते हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा, उनसे यही मैं कहूँगा कि आप अपनी परिस्थितियों को भी देखें, आर्थिक परिस्थितियों को भी देखें, और उसके बाद ही इस क्षेत्र में आए, क्योंकि शुरू में सीधे सीधे आपको पारिश्रमिक मिलने लगे, ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता, क्यों मतलब श्योरिटी नहीं है, मिल सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी जो स्थितियां हैं
घरेलू स्थितियाँ उनका भी आकलन कर लें और उसके बाद ऐसा अच्छा क्षेत्र है, अवसर कम है, चीज़ें कम हैं, उन्हीं में से भुनाना है आपको, उन्हीं में से चीज़ें करनी है, बाकी आपके ऊपर है आप कितना अच्छा आ चुके हैं और परिस्थितियों जो आ चुके हैं जो देखिए जितने मेरे क्षेत्र से हैं जो मेरे संपर्क में आ पाते हैं और उनका मैं अगर कोई मदद कर पाता हूँ, कोई सहायता कर पाता हूँ उनकी जी, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमेशा आपकी पूरी तरीके से मदद की कोशिश रहेगी, बाकी जितना मैं कर सकता हूँ, बाकी आपकी मेहनत और आपकी किस्मत। तो अब इसको ख़त्म करते हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं हम। क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे इस पूरे समाज के लिए अपने पत्रकारिता जगत से? हाँ, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा उन लोगों से जो खासकर ग्रामीण अंचल के जो पत्रकार हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए आप कोटेदार को जाके धमकाना छोड़ दें, अस्पताल में जाके धमकाना छोड़ दें, और ये दूषित मानसिकता रखकर जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार का एक अपना धर्म होता है, पत्रकारिता एक पैशन होती है, और जिस तरीके से आप लोग पत्रकारिता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए और लोगों की मदद करिए। और हमेशा उन लोगों का देखिए, जो मदद करने के बाद जो सुख आपको मिलेगा, आपको जो रात में आनंद की नींद आएगी, वो पैसों से ज़्यादा अच्छी है। तो आप जो 100-200 रुपये कमाने के लिए जो लोकल स्तर की जो पत्रकारिता करते हैं ना, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ के लोगों के मुद्दों को उठाइए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लड़ जाइए आप, अगर कोई काम नहीं वो कर रहे हैं। उनके जो खोखले दावे हैं उनको सबके सामने रखिए और पूरी तरीके से कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र का भला आप कर सकें। अच्छा, कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे काफ़ी सारे पोर्टल्स और ये इनको बंद कर देना चाहिए सीधे। मैं चाहता हूँ इनको या तो कोई ऐसा लाइसेंस का प्रावधान किया जाए, अब जैसे कोई वेबसाइट बना ली, या फिर कोई तमाम रोज उगता सूरज जलती दुनिया टाइप के अखबार खुलते हैं डेली जो है, तो हर गली मोहल्ले में अखबार खुल रहा है, और उसके बाद वो जाकर पुलिस पे धौंस जमाएं या फिर लोकल के लोगों को धमकाएं, गरीब आदमियों को धमकाएं, वो कितना उचित है? गलत है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा, इन चीज़ों को बंद कैसे किया जाता है? प्रशासन को खुद डरा रहता है। जो दो थ्योरी होती हैं, जो थ्योरी जब आप अगर मास कम्युनिकेशन अगर आप छात्र रहें तो आप पढ़ेंगे कि एक ऑथोरिटेरियन मॉडल होता है, एक लिबर्टेरियन मॉडल होता है, बाकी भी थ्योरियाँ होती हैं। तो जैसे चीन के अंदर ऑथोरिटेरियन मॉडल फॉलो होता है, तो वहाँ पर एक अथॉरिटी है, आप वहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको वहाँ पर पूरी तरीके से एक फ़िल्टर लगा हुआ है जी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको अधिकार है कुछ कहने का। यहाँ भी थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए ना, कि आप हर खबर छाप देते, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी यूट्यूब पे लोग बना के चैनल कुछ भी अपलोड कर देते, तो ये गलत है, इसको बंद करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक अच्छी पत्रकारिता करना चाहिए। पत्रकारिता इन्हीं सबसे कलंकित हुई है। पत्रकार होना आज के मतलब एक गाली बन गया पत्रकार होना। दलाल तो सीधा कह देते हैं, हाँ, सीधे बोलते दलाल है। तो ऐसे लोगों को जो है नहीं, पत्रकार जो हाई स्कूल भी पास नहीं होंगे वो पत्रकार बने घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों पर रोक ले सरकार भी। लेवल पे कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। अब मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है जी, मैंने थ्योरी पढ़ी है, सारी थ्योरी सब कुछ पढ़ा है, तो मैं उससे जो एक हाई स्कूल में आके और उसके बाद अखबार लिखने लगा या फिर जो है माइक उठा के घूमने लगा, उससे तो ज़्यादा ही जानता हूँ ना। मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे आता, लेकिन उससे तो चीज़ें अच्छी आती होंगी ना। तो एक वो लड़का जो तमाम पैसे खर्च करके सीख रहा है चीज़ें, अपनी एक डिग्री उसके पास है, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये दलाल अच्छे होंगे। तो इस सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए इस पर जो है, जिससे एक पत्रकारिता शब्द की जो परिभाषा थी, जो नारद मुनि से शुरू होकर और राष्ट्र के तमाम राष्ट्रकवि दिनकर से लेकर बहुत सारे लोगों तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम लोगों तक होती हुई आज हम तक पहुंची है, तो ये हमेशा अच्छी बनी रहे। जी, तो सुना आपने, क्या कुछ मैसेज था आपके लिए, क्या कुछ संदेश दिया आपको, किस तरह से नए उभरते हुए पत्रकारों को जो पत्रकारिता की फील्ड में शुरुआत करने जा रहे हैं, पत्रकारिता की फील्ड में आ चुके हैं, उनके लिए एक खास मैसेज था ये। पत्रकारिता के क्या कुछ अच्छाइयाँ थीं, क्या कुछ बुराइयाँ थीं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू जानना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों पहलू हमें बताए शुभम त्रिपाठी ने। शुभम त्रिपाठी आज के समय में एक जाना पहचाना नाम है, काफ़ी सारे लोग इनको सुनते रहते हैं, और इनकी अपनी बात में एक दृढ़ता होती है, एक सच्चाई होती है जिसको नकार नहीं सकते हैं, इसीलिए इनका अपना एक अलग दर्शक वर्ग भी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बातें आज हमने जानी, काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, काफ़ी सारे विषय हम उठा करके लाए और उस पर गहराइयों से बात करी हमने। ऐसे ही फिर हम मिलाएंगे आपको किसी एक नए शख्स के साथ। इसी तरह से गंभीर मुद्दे होंगे, गंभीर चर्चाएं होंगी,
विषय की गहराइयों तक जाएंगे। लेकिन तब तक आपको जो फिलहाल संकट का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उसमें सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, क्योंकि कोरोना महामारी फिलहाल में हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी और इसके साथ हमें जीना बहुत जरूरी है। तो आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, किसी नए शख्स के साथ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए ताकि ये लोगों को लाते रहें। क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों से मुझे बात करने का, सवाल पूछने का अवसर डेली मिलता है, लोगों से बात करते हैं, खबरें उनके सामने रखते हैं, शोज़ करते हैं, लेकिन कभी अपने आप की जो बातें होती हैं, पत्रकारों की जो एक अपनी खुद की जो जीवन होता है, उनको अपने आप लोगों के सामने रखने का मौका बहुत कम मिलता है। अवसर मिला, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए यहाँ पर, मेरा ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रखने के लिए, मेरा व्यक्तिगत जीवन सबका बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद। इतना तमाम काफ़ी सारे व्यस्तता के रहते समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।